हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के बारे में। इस समिट का आयोजन किसने किया, कहाँ किया, कैसे किया और इस समिट में किन किन देशों ने भाग लिया या फिर किन देशों को इस समिट में इनवाइट नहीं किया गया, उस पर भी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं उसमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली इंडिया ने थर्ड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। इसकी मेजबानी इंडिया के द्वारा की गई और इस समिट का आयोजन वर्चुअली किया गया। इस समिट में लगभग 123 देशों ने हिस्सा लिया, लेकिन भारत की ओर से चाइना और पाकिस्तान को इसमें इनवाइट नहीं किया गया। इवन इसमें बांग्लादेश को, जो बांग्लादेश के लीडर हैं, उनको भी इनवाइट किया गया। वो बांग्लादेश जिसमें अभी उथल पुथल चल रही है, तख्ता पलट हुआ है, लेकिन फिर भी वहां के जो लीडर अभी बने हैं, वहां के जो सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस, उनको तक इसमें इनवाइट किया गया। लेकिन भारत ने चाइना और पाकिस्तान को इसमें इनवाइट नहीं किया। क्यों नहीं किया? भारत ने इन दोनों देशों को इनवाइट ना करके पूरी दुनिया को ये जता दिया है, पूरी दुनिया को ये कड़ा संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद, जो पाकिस्तान है जो आतंकवाद को फैलाता रहता है ना, तो भारत आतंकवाद के सख्त खिलाफ है और उस देश की डिप्लोमेसी के भी खिलाफ है जो जालसाजी करके दूसरे देशों को कमजोर करता है, उनको कर्जा देकर कमजोर करता है। मैं बात करूं चाइना की, है ना, जिस प्रकार से चाइना भारत के क्षेत्र में घुसने की, घुसपैठ करने की कोशिश करता है, सीमा पर चाइना के साथ विवाद चल रहे हैं, उन सभी के कारण भारत ने चाइना को भी इनवाइट नहीं किया गया, साथ ही पाकिस्तान को भी इनवाइट नहीं किया है ना। पाकिस्तान से तो भारत ने पूरी तरीके से संबंध ही तोड़ दिए है ना। तो ऐसा करके भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो ऐसे देशों से कोई संबंध नहीं रखना चाहता जो जालसाजी करके दूसरे देशों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन क्यों किया जाता है, तो जो ग्लोबल साउथ शब्द है, इसका उपयोग किया जाता है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अविकसित और विकासशील देशों के लिए जो आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आर्थिक चुनौती कैसी? जैसे मुद्रास्फीति, महंगाई, कम इनकम, है ना, जिनकी आय बहुत ज्यादा कम है, ऐसे देश। साथ ही सामाजिक चुनौतियां, जनसंख्या वृद्धि, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं और रहने की जगह की कमी। तो इन सारी चुनौतियों का सामना एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई सारे देश कर रहे हैं जो विकासशील हैं। तो उनके लिए ग्लोबल साउथ वर्ड का उपयोग किया जाता है और इन्हीं सभी देशों की ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, इन सभी देशों में आपस में सहयोग को बढ़ाने के लिए तथा भारत की इन देशों से सहयोग को मजबूत करने के लिए इस समिट का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और इस ग्लोबल साउथ समिट का उद्देश्य होता है इन सभी देशों की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान खोजना और इनकी सारी समस्याओं को विश्व मंच पर रखना, है ना, पूरे विश्व के सामने इनकी समस्याओं को उजागर करना। तो 2024 में जो समिट हुई है, थर्ड समिट है, तीसरा संस्करण है इस समिट का। इसमें भारत की ओर से भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर प्रसाद, उनने हिस्सा लिया। साथ ही जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। 2024 की ग्लोबल साउथ समिट में एस जयशंकर प्रसाद ने कई मुद्दों को उठाया और भी देशों ने कई मुद्दों को उठाया। कई वैश्विक जो मुद्दे हैं, जो भी दुनिया में हलचल चल रही है, उससे संबंधित बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, है ना। एस जयशंकर प्रसाद ने इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये उठाया कि जो वैश्विक संस्थाएं हैं उनमें सुधार की आवश्यकता है। वैश्विक संस्थाएं जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशन, है ना, इनमें सुधार की आवश्यकता है। क्यों सुधार की आवश्यकता है? क्योंकि इनका जो गठन हुआ है वो जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, उसके जस्ट बाद हुआ था। तो उस टाइम की जो परिस्थिति है और अभी की जो परिस्थिति है बहुत ज्यादा अलग है। तो अभी की जो समस्याएं अभी के समय के हिसाब से है, तो इन संस्थाओं में अभी के हिसाब से चेंज होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि इन संस्थाओं को वास्तविकता दिखानी चाहिए, रियलिटी से संबंधित जो आंकड़े हैं उनको प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक है, तो एस जयशंकर प्रसाद ने कहा कि वैश्विक संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है। साथ ही मोदी जी ने इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट का प्रस्ताव रखा जिसे ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। साथ ही जो गाजा पे और यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है उससे भी संबंधित मुद्दे उठाए गए, प्रतिबंधों से संबंधित मुद्दे उठाए गए, है ना। प्रतिबंधों से संबंधित मुद्दे इसलिए उठाए गए क्योंकि जो भी सैंक्शंस लगते हैं विकासशील देशों पर, उनसे उनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है ना।
तो एस जयशंकर प्रसाद ने सभी जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनसे कहा है कि हमें आपस में अपना जो व्यापार है उसको मजबूत करना चाहिए, अपने सहयोग को बढ़ाना चाहिए, साथ ही जो अपना व्यापार है उसे अपनी मुद्रा में करना चाहिए, ताकि जो सैंक्शंस हैं, जो प्रतिबंध हैं, उनका असर हमारी इकोनॉमी पे कम से कम पड़े। ग्लोबल साउथ समिट से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इसके अभी तक 3 संस्करण हो चुके हैं। जो रिसेंटली हुआ है, जो लास्ट में हुआ है अभी अगस्त में, वो इसका 3rd संस्करण था। इससे पहले 2 और संस्करण हो चुके हैं। पहला संस्करण जनवरी 2023 में हुआ था, दूसरा संस्करण नवंबर 2023 में हुआ था और अभी तीसरा संस्करण अगस्त 2024 में किया गया और तीनों की मेजबानी भारत के द्वारा की गई। ये तीनों संस्करण वर्चुअली ही आयोजित किए गए थे। और इस समिट के उद्देश्य की बात करें तो जो विकासशील देश हैं या फिर अविकसित देश हैं, उनकी आवाज को, उनकी समस्याओं को वैश्विक मंच पर रखना, साथ ही दक्षिण गोलार्ध के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना और ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट मुद्दे जैसे कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, ऐसी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना इस ग्लोबल साउथ समिट का उद्देश्य है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।